दोस्तों नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी विद धर्मेश में आप सबका स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल पे कई कमेंट्स आ रहे हैं कि आप कुंडली के अलावा भी हस्तरेखा पे भी वीडियो बनाइए। तो ये भी एक मतलब ज्योतिष का ही पार्ट है। हस्तरेखा ज्योतिष का ही पार्ट है और इसको समुद्री शास्त्र कहते हैं। कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों का बर्थ होता है, उनको जन्म का समय मालूम होता है तो स्थान मालूम नहीं होता है, स्थान मालूम होता है तो मतलब एग्जैक्टली उनको डेट ऑफ बर्थ समय टाइम का नॉलेज नहीं होता है। ऐसे में वो अपना भविष्य जानने की या अपना क्या कहते हैं, तीनों चीजें प्रारब्ध भाग्य और पुरुषार्थ तीनों को जानने के लिए वो क्या करे। तो ऐसे में आप एक अच्छा ज्योतिषी हस्तरेखा के माध्यम से भी किसी भी व्यक्ति का भविष्य, पास्ट में जो घटना हुई है और उस व्यक्ति के अंदर कितना पुरुषार्थ है करने की कितनी क्षमता है, वो हस्तरेखा के माध्यम से जान सकता है। तो आज इसी पे मेरा ये वीडियो है कि हस्तरेखा मतलब समुद्री शास्त्र बोलते हैं ज्योतिष में उसको, कि बारीक बारीक जो रेखाएं होती है हाथों में, हाथ की जो बनावट होती है, हाथ हाथ का वो कई बार कलर का भी होता है कि कुछ लोगों की हथेली एकदम वाइट होती है, कुछ लोगों की हथेली में एकदम अंदर गुलाबी कलर की होती है, कुछ लोगों की हथेली एकदम कठोर होती है। तो बहुत सी चीजें हैं जिसको ध्यानपूर्वक देख के एनालिसिस करके उस व्यक्ति की एग्जैक्ट उसका भविष्य, उसके पास्ट में जो घटना हुई है अच्छी या बुरी, एंड उस व्यक्ति के अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना पुरुषार्थ करने की क्षमता है, कितना उसका विल पावर है, कितना उसका वो सब अपन इस हस्तरेखा के माध्यम से, हस्तरेखा जो ज्योतिष है उसके माध्यम से अपन उसको जान सकते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं अपन कि हस्तरेखा जो ये भी कहते हैं, मेडिकल साइंस जो कहती है कि फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं हाथों के, वो किसी के भी आज तक सिमिलरिटी नहीं हुए हैं, मतलब किसी से समान नहीं हुए। इसका भी समझिए कुछ इसको कि हर इंसान पैदा होता है, उसकी रेखा है, उसका फिंगरप्रिंट डिफरेंस होता है और उसका कहीं और मैच नहीं होता है। तो मतलब इसका मतलब कुछ रेखाओं का कुछ को महत्व है, कुछ ये जो हाथों का जो है उसका कुछ एक अलग रहस्य है। उसी रहस्य को जानने के लिए हमारे जो पूर्व ऋषि मुनि थे उन्होंने हस्तरेखा पे बहुत गहरा शोध किया था और बहुत सी उनकी प्रोडक्शन सही हुई थी। और आज भी बहुत से लोग हैं जो हस्तरेखा पे आधार पे आपका पूरा वर्णन कर सकते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज कि ऐसा ऐसा क्या है हस्तरेखा में। तो कुछ 4-5 क्वेश्चंस है जो मैं आपको बताऊं, वो बिल्कुल भी हस्तरेखा देख के व्यक्ति मतलब सामने वाला बता सकता है। जैसे कोई बालक होता है तो नॉर्मली आज के ज़माने में कोई बच्चा होता है तो नॉर्मली यही होता है कि भाई ये बच्चा स्वस्थ रहेगा या नहीं, इसकी उम्र कैसी होगी, ये एक माता पिता की चिंता होती है। तो उसको भी अपन हाथ से मालूम कर सकते हैं। फर्स्ट, थोड़ा बड़ा हुआ तो ये होती है या इसकी पढ़ाई में इसका मन लगेगा, ये पढ़ाई कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इसका भी जवाब आप इसमें मिल जाएगा। फिर थोड़ा बड़ा हुआ कि इसको अपन कौन सी मतलब हायर एजुकेशन में डाले, टेक्निकल में डाले या नॉन टेक्निकल में डाले, ये भी आप ज्योतिष बता देगा आपको हस्तरेखा देख के। फिर थोड़ा बड़ा होगा तो सबसे बड़ी टेंशन आती है रोजगार की, क्या इसका रोजगार कैसा होगा, मतलब ये एक जगह टिक के काम करेगा या नहीं, या इसको सरकारी नौकरी मिलेगी, या ये व्यापार करेगा, या मतलब अदरवाइज हर। इसके अलावा फिर ये क्वेश्चंस के बाद आगे अपन ये क्वेश्चंस बढ़ते हैं कि भाई इसकी शादी मतलब कैसी होगी, अरेंज होगी या लव मैरिज होगी, या दाम्पत्य जीवन इसका कैसा रहेगा। ऐसा नहीं कि अन्य तलाक हो जाए, ये भी मालूम चल जाता है हस्तरेखा से। फिर शादी होने के बाद कि भाई इसके बच्चे होंगे या नहीं होंगे, बच्चे होने का योग है या नहीं है, लड़की होगी या लड़का होगा, इसकी भी जानकारी हस्तरेखा में मिल जाती है। ठीक, इसके बाद जिस नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भाई ये स्टेबल होगा नहीं होगा, स्टेबल मतलब कि इसके बाद मकान गाड़ी या जो भौतिक जो सुविधा है ये होगी नहीं होगी, इसकी जानकारी भी आपको हस्तरेखा में मिल जाती है। ठीक है, फिर थोड़ा आगे करने के बाद में कि भाई इसको कोई असाध्य रोग तो नहीं हो सकता है, असाध्य रोग होने का योग है या नहीं है,
इसकी जानकारी मिल जाती है। फिर ये भी मालूम चल जाता है कि वर्ध ये व्यक्ति आगे चल के मतलब 4 आश्रम होते हैं, आगे चल के इसका वर्ध इसका बुढ़ापा कैसा रहेगा, फाइनली इसका बुढ़ापा मतलब ठीक ठाक रहेगा या कष्ट में रहेगा, या इसकी संतान इसकी सेवा करेगी या नहीं करेगी। ये सब सारे जो जो बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं हर इंसान में उठते हैं, उसका जवाब हस्तरेखा देख के इस जानकार ज्योतिष बता सकता है आपको। तो आज का इस 10 जो मैंने क्वेश्चन बताया उसमें से एक क्वेश्चन उठाते हैं जो सबसे ज़्यादा ज्वलंत है, सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है, वो है रोजगार का। कि माँ बाप पढ़ाते हैं बच्चों को, बच्चे भी पढ़ते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, MBBS करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, लेकिन जैसी उनकी कैपेबिलिटी होती है वैसा उनको रोजगार नहीं मिल पाता। और कुछ लोगों को मिल जाता है, कुछ लोग नौकरी नहीं करके बिजनेस कर लेते हैं, कुछ लोग बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं होकर नौकरी कर लेते हैं, मतलब प्राइवेट धंधा कर लेते हैं, सरकारी नौकरी, मतलब ऐसा जो है रोजगार कि बेसिकली किसी व्यक्ति की हाथ की रेखा देख के अंदाजा ला सकते हैं कि ये व्यक्ति सरकारी नौकरी में जाएगा, व्यापार करेगा, या फिर कुछ नहीं करेगा, मतलब माँ बाप के ऊपर बैठ के खाना खाएगा। ऐसा भी होता है। ऐसा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग सब कुछ होते हुए भी वो या पापा कमा रहे हैं, मम्मी कमा रही, मेरे कमाने का जरूरत है, ऐसा भी इसके अंदर होता है। तो आज अपन बात करते हैं कि रोजगार। तो एक सिंपल सिद्धांत है कि अगर किसी लेडीज का हाथ देखना है तो बाएं हाथ देखना होता है, और किसी का जेंट्स का हाथ का एनालिसिस करना होता है तो उसका राइट हैंड करना होता है। तो मैं ये राइट हैंड का ही लिया है, जेंट्स का लिया है। नॉर्मली ज़्यादा कमाने का जोर उनके ऊपर आता है, भाई कमाना चाहिए नहीं कमाना चाहिए। तो जेंट्स की कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जिसको देख के अपन बता सकते हैं कि भाई ये व्यक्ति सरकारी नौकरी में जाएगा, नंबर 1, या ये बिजनेस करेगा, नंबर 2, या फिर ये कुछ नहीं कमाएगा, नंबर 3। तीनों क्वेश्चंस का जवाब अपन को आज इस तीनों क्वेश्चंस का जवाब अपन जानने की कोशिश करते हैं कि किस रेखा से मिलता होगा। तो आप ये जानते हैं कि 5 अंगुलियां हैं, 5 अंगुली में ये अंगूठा है, ये फर्स्ट फिंगर, ये सेकंड फिंगर, एक थर्ड फिंगर। ये जो फिंगर है देखिए आप, जिसको मैं जोड़ दे रहा हूँ, ये फिंगर है। इस फिंगर और इस फिंगर के नीचे का जो हिस्सा है, इसके आधार पर अपन एनालिसिस कर सकते हैं कि व्यक्ति सरकारी नौकरी में जाएगा या बिजनेस करेगा या भी कुछ नहीं करेगा। ये तीनों क्वेश्चंस इस अंगुली से मालूम कर सकते हैं। तो अपन इसी का आज एनालिसिस करते हैं कि इसमें ऐसा कौन सी रेखाएं हैं, क्या चिन्ह होते हैं जिसको देख के अपन मालूम कर सकते हैं कि ये व्यक्ति क्या करेगा। तो स्टार्ट करते हैं, डीपली स्टार्ट करते हैं बस करके कि यदि इस अंगुली, समझना, इस अंगुली के नीचे, इस अंगुली का जो पर्वत बोलते हैं, इसको ज्योतिष में बोलते हैं पर्वत, अगर ये दबा हुआ हो, यदि ये दबा हुआ हो, नंबर 1, तो इसका ये एनालिसिस होता है कि उसका सूर्य कमजोर है, उसका सूर्य कमजोर है, क्योंकि सूर्य ही रोजगार का कारक है। तो सूर्य कमजोर है, नंबर 1। तो इससे एक पता चलता है कि उसका विल पावर भी कमजोर है, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस कमजोर रहेगा अगर ये दबा हुआ है तो, नंबर 1। नंबर 2, यदि इस पे करोस हो, करोस का निशान हो, जैसे ये, और एक बड़ा करता हूं मैं आपको, अगर ये ऐसा निशान हो, समझना आपको, ये दबा हुआ हो एक, ये माइनस पॉइंट, फिर उस पर करोस हो, तो आप समझ लेना कि ये इंसान कभी नहीं कमाएगा, ये अपने माँ बाप के बेसिस पे रहेगा, कभी नहीं कमाएगा वो। इसके अंदर कमाने की इच्छा ही नहीं जगेगी कि मुझे कुछ कमाना चाहिए, अगर करोस है तो। ठीक है, यदि करोस नहीं है, मान लो जैसे यहाँ पे ये, उसी अगली बात करूं मैं, अगर यहाँ पे करोस है तब तो स्थिति ये होगी। और यदि करोस नहीं है, यदि करोस नहीं है और सिंपल एक छोटी सी लाइन है, कहने का मतलब ये है कि वो ये थोड़ा सा उभरा हुआ हो, ये थोड़ा सा उभरा हुआ हो, और इस पे एक छोटी सी लाइन हो, जैसे इस पे यहाँ है एक छोटी सी लाइन है,
सीधी लाइन हो, सीधी लाइन हो, इस पर क्या प्रोडिक्शन हो सकता है उस व्यक्ति का? ये कि ये व्यक्ति स्टार्टिंग में मतलब पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद बहुत ऊर्जावान होकर बहुत एनर्जी, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, ये व्यक्ति थोड़ा बिजनेस स्टार्ट कर देगा फाइनली, या नहीं मुझे बिजनेस करके कुछ बड़ा बिजनेसमैन बनना है। लेकिन थोड़े टाइम बाद में, थोड़े टाइम बाद मतलब ये 6 महीने, साल भर या 2 साल बाद में वो बिजनेस छोड़ देगा। नहीं यार ये मेरे सेट नहीं हुआ या मैं इसमें कुछ कर ही पाएगा, मतलब वो अस्थिर हो जाएगा, छोड़ देगा। छुट्टी देखा है, स्टार्ट तो करेगा, 1-2 साल हार्डवर्क करेगा और व्यापार में रिस्क लेना होता है, रिस्क भी उठाया, सब कुछ करेगा। लेकिन अगर ये छोटी सी इसकी रेखा है, उस 2 साल में उसका नाम भी जाएगा, यार ये बंदा जो कितने से एमबीए कर लिया, इसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, इस चक्कर में उसके लिए भी रिश्ते रिश्ते भी आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन हो सकता है शादी हुए, उसी पीरियड में शादी हो जाएगी इसकी, लेकिन शादी के बाद ये जॉब छोड़ देगा, कहेगा मैं कुछ और करूंगा, फिर कुछ और करने की कोशिश भी करेगा, ऐसा नहीं बैठेगा नहीं है, 2 महीने 1 महीने के अंदर वो कुछ और स्टार्ट कर देगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अस्थिर रहेगा वो, छोटी सी लाइन है अस्थिर रहेगा। अगर इसमें एक लाइन के साथ एक और लाइन है, वो लाइन छोटी लाइन से बड़ी हो, मतलब इसी पर्वत पे एक छोटी लाइन हो गई और पास में एक और बड़ी लाइन हो गई, सीधी रेखा हो गई, तब क्या स्थिति बनती है उस बंदे की? उस बंदे की स्थिति बनेगी कि ये बंदा व्यापार से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश करेगा। नहीं यार मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, और एक साथ 2-3 फॉर्म भर देगा, ठीक है, प्रयास भी करेगा, पढ़ाई भी करेगा, और बहुत पुरुषार्थ करेगा, और इसकी नौकरी लग जाएगी, नौकरी लग भी जाएगी। लेकिन समझना 2 रेखा है, लेकिन वो फॉर एग्जाम्पल जैसे वो एलडीसी बन गया, एलडीसी बनने के बाद में वो थोड़ा वो काम करेगा, अपने सराउंडिंग देखेगा, यार क्या कनिष्ठ लेखाकार मुझसे अच्छी ग्रेड पे कमा रहा है, या आज को सोचना शायद मुझसे अच्छा ग्रेड पे कमा रहा है, तो ये उसके मन में कुंठा रहेगी कि नहीं यार मैं ये एलडीसी मेरे लिए, मैं एलडीसी के लायक नहीं हूँ, या मैं एलडीसी मेरे लायक नहीं है, मुझे कुछ और करना चाहिए। तो वो एलडीसी का जॉब करते हुए भी फाइट करेगा, किसके लिए? अपने से ऊपर ग्रेड के लिए। हो सकता है वो कनिष्ठ लेखाकार की करे, या सूचना सहायक की करे, या आरएस की करे, और अगर समझना कुछ चीज को, अगर इस 2 रेखा के साथ साथ में अगर एक और रेखा समांतर 3 रेखा, मतलब इसी अंगुली में एक छोटी रेखा, फिर उससे थोड़ी बड़ी रेखा, फिर उससे भी बड़ी रेखा, 3 रेखा, अगर 3 रेखा है इसके, तो आप ये बात मान के चलो वो बंदा एक प्रशासनिक अधिकारी बनेगा, चाहे वो आरएस बने, या आरजेएस बने, या आईएएस बने, या आईपीएस बने। अगर 3 रेखा किसी के हाथ में है, कुछ शर्तें वो लागू होती है, लेकिन बेसिकली मान लेते हैं 3 रेखा अगर उसको है, तो ये प्रशासनिक तौर पे वो बंदा स्टार्टिंग उसे थोड़ा सा धीरे से होगी, कैसे कि ग्रेजुएशन तक उसके नंबर कम रहेंगे, ठीक है, लेकिन उसके बाद ये सीरियस हो जाएगा, ठीक है। टारगेट उसका आईएएस या आईपीएस बनने का होगा, लेकिन वो छोटी नौकरी करेगा उसको संभालने के लिए, अपने आप को प्रिपरेशन करने के लिए छोटी नौकरी करेगा, लेकिन छोटी नौकरी करते हुए भी इसके दिमाग में टारगेट रहेगा कि मुझे आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है। ये 3 रेखा वाला मनुष्य ये जॉब मतलब सॉलिडली प्रशासनिक अधिकारी बनेगा। लेकिन इसके साथ साथ 2-3 चीजें और देखनी चाहिए कि मान लो 3 रेखा तो है हाथ में, लेकिन कई बार 1 नंबर से 2 नंबर से चूक जाता है इंसान अच्छे फाइट के अंदर, आईएएस में, आईपीएस में, या जो भी आरएस के अंदर चूक जाता है, कई बार चूक जाता है। उसका क्या कारण है? क्योंकि ऐसे भी लोग सामने आते हैं कि बहुत जबरदस्त होते हैं, लेकिन 1 नंबर से 2 नंबर से चूक जाते हैं, या इंटरव्यू में रह जाते हैं, और फिर वहाँ पे रीस्टार्ट भी नहीं करते, ऐसे भी होते हैं। उसके 2 कारण हैं। आपका मून ये है, सिंपल हाथ है, तो ये जो पोजीशन है ये मून की है। अगर ये पर्वत, उसको बोलते हैं अगर ये दबावा है, इसको मतलब उभरावा नहीं हो, दबावा है, महसूस आता है, आप हाथ देख के क्या ये दबावा है मेरा, ये उभरावा है। अगर ये दबावा है
तो ऐसा व्यक्ति मान के चलो लास्ट पॉइंट पे 99 पे उसको साफ डस देगा, 99 पे वो आके अटक जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट पे आके उसका मन उसका साथ देना छोड़ देगा, कई एटमोस्फेयर की वजह से वो अटक जाएगा। तो 3 रेखा के साथ साथ ये चंद्र पर्वत ये उभरावा होना चाहिए नंबर। अगर इस चंद्र पर्वत पे सुनना 3 रेखा तो है सूर्य पर्वत पे, लेकिन चंद्र पर्वत पे दीपक है, दीपक दीप का एक चिन्ह है, ऐसा ऐसा दीप का चिन्ह है। तो आप समझना चीज को लिए, ऐसे व्यक्ति अपने लक्ष्य पाने के चक्कर में, लक्ष्य पाने के चक्कर में लक्ष्य ना मिलने की स्थिति में सुसाइड कर लेते हैं। अगर इसके किसी केस यहाँ पे दीपक है तो समझना चीज को, अगर कोई व्यक्ति के हाथ में दीपक है और बाकी चीजें भी देखनी पड़ती है, लेकिन मेन अगर ये दीपक है अगर यहाँ पे, तो ऐसा व्यक्ति असफलता के पीछे सुसाइड कर लेगा। ये समुद्री शास्त्र में साफ लिखा हुआ है। अगर ये दबा हुआ पर्वत हो या दीपक हो या फिर, ठीक है, और अगर ये उभरा हुआ हो, मान लो वो अच्छी स्थिति में हो, उभरा हुआ हो, ठीक है, हाथ थोड़ा सॉफ्ट हो, टाइट हाथ ना हो, हाथ का जो कलर है वो थोड़ा पीलापन महसूस हो को, ये पीला मतलब पीलापन महसूस ना हो, सॉरी पिंक महसूस हो को, ठीक है ना, तो सॉलिडली वो बंदा जिसमें भी हाथ डालेगा, बिजनेस में हाथ डालेगा तो टॉप बिजनेसमैन बनेगा, सरकारी नौकरी का प्रयास करेगा तो टॉप लेवल पे प्रशासनिक अधिकारी बनेगा। ये तो हुआ ठीक। अब अपन एक बात मान लें, किसी के दुर्भाग्य से किसी के तीनों रेखा ही ना हो, सुनना तीनों रेखा ही ना हो, ठीक है, और दुर्भाग्य से उसके क्रॉस हो, समझना यहाँ तो क्रॉस हो, यहाँ तो क्रॉस हो और यहाँ दीपक हो, देखो दो अशुभ है, ये इनको अशुभ कहेंगे कि सूर्य पर्वत पे क्रॉस हो और चंद्र पर्वत पे दीपक हो। अब ऐसे इंसान दिख जाएंगे, मिल जाएंगे आपको, कि जो बहुत ही निराशावादी होते हैं, बात बात पे नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। वो कहते हैं यार मैं मतलब ये दुनिया मेरे लायक बनी नहीं है, या मैं दुनिया के लायक नहीं, वैसे भी इस होते हैं। अगर वक्त रह के, अगर कोई व्यक्ति वक्त रह के इन अशुभ जो चिन्ह है इनको देख के कुछ अगर अच्छे उपाय किए जाए तो मैं मानता हूँ ये अशुभ फल भी नष्ट हो सकते हैं। और साथ में एक ऐसी ताकत होती है कि अगर उसको सही डायरेक्शन मिल जाए, अगर वो जो व्यक्ति ज्योतिष में विश्वास रखता है या उसके माँ बाप विश्वास रखते हैं, तो अच्छे उपाय के माध्यम से भी इन योगों के दुष्प्रभाव को नष्ट किया जा सकता है। अब उपाय कौन से, सुनना, मैं जो उपाय बता रहा हूँ आपको ये किसी शास्त्र में नहीं मिलेंगे, ये भी प्रैक्टिकल किए हुए उपाय है और 100% आपको फायदा होगा। शर्त ये है कि मिनिमम 7 दिन करना होगा। 7 दिन के बाद ही आपको मालूम चल पाएगा कि इन उपायों से मुझे फायदा हो रहा है या नहीं। नुकसान नहीं होगा 100%, लेकिन फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है ये आपको 7 दिन के बाद ही मालूम चल पाएगा। तो सबसे पहला उपाय क्या है? सबसे पहला उपाय ये है, मैंने स्टार्ट में बोला था कि सूर्य आपके रोजगार का कारक है, सूर्य आपके पिता का कारक है, सूर्य आपके आत्मसम्मान का कारक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सूर्य आपके मान सम्मान का कारक है, सूर्य आपके पितृ का भी कारक है। समझना कुछ इसको, कहते हैं अगर किसी की कुंडली में पितृ दोष है तो अवनति होती है, और पितृ दोष नहीं है तो पितृ उनकी उन्नति करते हैं। अगर पितृ उनके नाराज नहीं है तो अगर सूर्य अच्छी पोजीशन, अगर अपन एनालिसिस करते हैं इनके घर में कोई पितृ दोष नहीं है, बाकी अगर कोई पूर्वज है तो वो इनको शुभ आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आगे 5 वही कि अपन को उपाय किसका करना है? सूर्य का उपाय करना है। सूर्य उपाय क्या करना है? सबसे बेहतरीन उपाय ये है कि आप सुबह उठ के दिनचर्या निर्वृत्त करके जल्द से जल्द, संभव है जल्द से जल्द 8:30-9 बजे एक अंदर तांबे के लोटे में जल लेके, जल थोड़ा साफ होना चाहिए, और सूर्य को अर्घ देना है। मंत्र की जरूरत नहीं है। अगर आपको, मैं यहाँ पे मंत्र की बात नहीं करता, क्योंकि 2 पूजा होती है, शास्त्रार्थ पूजा और भावार्थ पूजा। मैं यहाँ पे भावार्थ पूजा बात कर रहा हूँ। अच्छे भाव से उनको प्रणाम करके और वो सूर्य का ऐसे जल अर्पण करना है, और फिर वही जल नीचे लेके वापस आंखों के यहाँ लगाना है।
ये सिंपल बात है। ये तो सूर्य अर्घ करना सुबह, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना कि ये सूर्य अस्त कब होगा। उस वक्त आप कहीं भी हो, ऑफिस में हो या कहीं भी हो या घर पे हो, कहीं हो, अगर आपके दिमाग में ये है कि मुझे सूर्य अस्त के वक्त कुछ करना है, तो आपको ध्यान रहेगा सूर्य अस्त का टाइम मिल जाता है गूगल में। सूर्य अस्त के वक्त आप अपने टेरेस पे जाके कुछ नहीं करना है, सूर्य को प्रणाम करना है बस। ये दो हो गए। सुबह तो आपको सूर्य अर्घ करना है और शाम को सूर्य को प्रणाम करना है। ये तो एक सबसे बेहतरीन उपाय है। इससे सूर्य बहुत जल्दी अच्छा अच्छा रिजल्ट देता है। आपका ये चिन्ह है, इनके दुष्प्रभाव भी नष्ट होते हैं। फर्स्ट। सेकंड, थोड़ा सा गुड़ आता है, गुड़, थोड़ा सा गुड़ आपको 1 या 2 रोटी में रख के गाय को खिलाना है। कोई भी गाय, XYZ, आप घर से बाहर निकले, कोई गाय मिली, उसको खिला देना। ये 2 ऐसे उपाय हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसका 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट की अनुभूति आपको 7 दिन बाद होगी कि नहीं यार, मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसको मुझे फायदा क्या होगा। सबसे पहले आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक, फर्स्ट। सेकंड, ये आपको कुछ करने की उमंग जगेगी कि यार मुझे कुछ करना चाहिए, मेरा भी एक सोसाइटी में, परिवार में मेरा मान सम्मान हो, काम के प्रति मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। ये क्योंकि मेरे आसपास के ऐसे लोग हैं जिनको मैं सलाह देता हूँ, मानते नहीं है। ठीक है, अगर ये वीडियो देखने के बाद माने तो उनको फायदा होगा कि ये 2 उपाय करने से 100% आपके ये जो, अगर आपके हाथ के सूर्य पर्व पे करोस है, चंद्र पर्व पे दीपक है, तो ये आपको अनिष्ट फल नहीं देंगे, आपका 100% फायदा होगा। आज का टॉपिक यही था, मेन बेरोजगारी जो कि बहुत ज़्यादा है हिंदुस्तान में, कुछ लोगों को दिखती नहीं है। ठीक है ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसको करता है तो उसके रोजगार के गेट खुलेंगे, वो रोजगार के लिए आगे बढ़ेगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जो मुझे देखते हैं, सुनते हैं, वो सुखी रहे, समृद्ध रहे, खुशहाल रहे। ठीक है सर, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।